अभी मंत्रमुग्ध होकर हमने पिछला सेशन सुना और एक मानक खड़ी कर दी राणा जी ने और एक चुनौती भी दे दी कि हमारा सेशन भी उतना ही ज्ञानवर्धक, रोचक और उतना ही शानदार हो। तो नर्वस किसी भी को कराने के लिए काफ़ी था। अच्छा होता अलग अलग हॉल में होता तो हम कुछ लेकिन राणा जी आपने जो एक उदाहरण दे दिया तो मैं कोशिश करूँगी इस कुर्सी को छू के कि शायद कुछ असर आ जाए। नहीं आपको बहुत व्योमेश को तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपको इस तरह से हिंदी के बारे में पहली बार सुना और एक शहर को एक किरदार की तरह आपने खड़ा किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन, आपको खूब बधाई। मैं अपना समय अब ज़्यादा आपकी तारीफ में नहीं दूंगी, हमारे पास सिर्फ आधे घंटे ही है और हमें एक ऐसे कवि को सुनना है, एक ऐसे लेखक को कि मैं चाहती हूँ कि आज उनको बोलने का खूब मौका मिले। मुझे लगा था कि जो संचालन कर रही है वो परिचय देंगी यतीश जी का, तो नहीं मुझे थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा, हालांकि हाँ देना पड़ेगा क्योंकि आज के मेहमान आप हैं और मेरे शहर में आपका स्वागत है। यतीश कुमार इस किताब पे इनका जो परिचय है मैं वो थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन कविता और कहानी के साथ साथ चर्चित उपन्यासों, कहानियों और यात्रा वृत्तांतों पर इन्होंने अपनी विशिष्ट शैली में कविताएं से एक अलग पहचान बनाई है। 1996 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के अधिकारी यतीश कुमार का दिल पिछले 2 दशकों से साहित्य के लिए धड़कता है। हालांकि इसमें स्मिता का भी नाम होना चाहिए क्योंकि इनका दिल प्रेम के लिए भी उतना ही धड़कता है और इस पर हम बातचीत करेंगे आगे। उनका पहला काव्य संग्रह 2021 में अंतस की खुरचन आया। 2023 में इनका दूसरा काव्य संग्रह आविर्भाव हिंदी साहित्य की 11 प्रसिद्ध कृतियों पर कविताएं प्रकाशित हुआ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उनकी कविताएं एवं संस्मरण देश के कई समाचार पत्रों एवं प्रसिद्ध पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं और फिलहाल इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, इसलिए कट कर देते हैं, हमारी बातचीत के लिए हमें समय मिल जाएगा। एक कवि होना ही काफ़ी है। तो अब बात शुरू करते हैं यतीश कुमार जी से। जो यतीश मेरे सामने बैठे हैं, पहले यतीश से बात करेंगे, फिर बाद में एक छोटे से बच्चे चीकू के पास जाएंगे। पहले यतीश से बात करते हैं। कवि, समीक्षक, कथाकार और हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करने वाले लेखक के साथ मैं बैठी हूँ। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ आपके सबसे पहले संग्रह से, कविता संग्रह से, अंतस की खुरचन से। एक तो आपकी किताबों के नाम पर भी मैं अलग से एक सवाल करूँगी कि वो नाम एकदम से भौचक करते हैं कि कहाँ से ढूंढ कर लाए, कैसे लाए, क्या था इसके पीछे। तो अंतस की खुरचन में जो कविताएं हैं आपकी और जो इसका नाम है, ज़्यादातर प्रकृति और प्रेम की कविताएं उसमें है। ये अंतस की खुरचन के पीछे, नाम के पीछे, या जो पूरी कविता का जो एक स्वर है, उससे आप कैसे जोड़ कर देखते हैं? मुझे तो, मैं होती तो शायद मैं कुछ और शीर्षक देती। आपने अंतस की खुरचन कहा और आपको पता है कि एक हिंसक प्रक्रिया भी है ये अंतस की खुरचन। इसके साथ घाव, जख्म, लाल रक्त, बहुत कुछ का बिंब उभरता है। तो आपने ऐसा क्यों किया कि अंतस की खुरचन अपने पहले संग्रह का नाम रखा? एक्चुअली जो कवि धर्म है वो धर्म ही यही है कि आप बार बार अपने आप को देखें, समाज को देखें और इन दोनों की आवाजाही में आपका स्वयं का प्रतिबिंब प्रकाशमान हो और वो प्रकाश समाज तक पहुँचे। तो ये जो टर्मोइल है, जो विचारों का, जो स्मृतियों का जो आवाजाही है, उस आवाजाही में जैसे दूध उबलते 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 लास्ट में खुरचन बचती है, तो मुझे लगता है कि कविता भी जो है
वो बेसिकली आप कविता को ही कह रहे हैं अंतसी खुरचन, और इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि अंतसी खुरचन में भी देश राग और साझा धागा दो हिस्सा है उसके अंदर। तो एक रिश्तों के ऊपर केंद्रित है और एक समाज के ऊपर है। तो कवि जो है बेसिकली यही आवाजाही करता है और उससे वो अंतसी खुरचन बाहर आती है। जिस दौर में हम लिख रहे हैं, रच रहे हैं, छप रहे हैं, बिक रहे हैं और तरह तरह के विवादों से घिरे हैं, कविता संग्रह को लेके बहुत सारे कवि, अच्छे कवियों की एक शिकायत होती है, उनका पहला संग्रह छपने में उनको बहुत मुश्किल आती है। अचानक से आप प्रकट होते हैं और कविता की दुनिया में, और आपका पहला संग्रह ही एक बहुत बड़े प्रकाशन जगत से छपता है। नए लोग आज भी सवाल करते हैं कि कविता संग्रह कहाँ से छपवाएं, कैसे छपवाएं। उनकी कविताएं भी होती हैं अच्छी और मंचों से वो पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं। आपने ऐसा, यतीश जी, वैसे तो मैं जानती हूँ उस जादू को, लेकिन मैं चाहती हूँ सब कोई जाने कि आपने ऐसा क्या जादू चलाया कि वो अचानक से एक कवि धूमकेतु की तरह, धमाके की तरह हमारे बीच प्रकट होता है कविता संग्रह लेकर। नहीं गीता जी, एक्चुअली क्या है कि कोई भी चीज़ एकाएक होता नहीं है, और लगता दिखता है एकाएक होते हुए। मुझे याद है कि हम कभी पटना साइंस कॉलेज में थे तो वहाँ की पत्रिकाओं में लिखते थे, फिर हम यूपीएससी करके SCRA में आए, फिर वहाँ की पत्रिकाओं में लिखे, फिर जब नौकरी में आए तो लगभग मुझे लगता है कि 15 साल का गैप हो गया, जब हम एक भ्रम को पाल लेते हैं कि हम संस्था चला रहे हैं, हम रेल चला, मैं रेल से जुड़ा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं रेल मैं ही चला रहा हूँ। तो ये जो मिथ है ना, ये मिथ को तोड़ना ही कविता में प्रवेश करना है। तो ये 2014-10 की बात है, 2010 में जमालपुर में पोस्टेड था मैं, तो मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत रास्ते पे बढ़ गया हूँ और मुझे वापसी करनी है। फिर 4 साल मुझे लगा अपने आप को संशोधित करने में। फिर 2014 में जो है वो आप समझ लीजिए कि कविता कच्ची पक्की लिखनी शुरू की। 2015 में मैं आलिंद के पीछे पड़ गया कि भाई आलिंद मेरी कविताएं छाप दो। 2016 में स्वीकृति आ गई, लेकिन ईश्वर और आप जैसे मित्र, स्मिता, इन लोगों ने समझाया कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, और स्वयं भी बात समझ में आई कि कच्ची पक्की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने 6 साल लिए, 5.5 से 6 साल लगे उसको तैयार करने में, तब जाके अंतसी खुरचन आपके सामने आई। तो वो जो सामने दिख रहा है वो बस वो मतलब वो स्प्लैश नहीं है, उसके पीछे समंदर की गहराई है। वो कविताएं पढ़ने के बाद समझ में आती है कि उसमें गहराई है, पूरी तैयारी है, और जिस तरह की तैयारी आप करते हैं, आपसे निकटता होने की वजह से मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। बहुत सारे लोगों में बहुत जल्दबाजी होती है, आपके न स्वभाव में वो है, ना आपकी रचना में है, ये मैं जानती हूँ। आज तो दो दोस्त को बात करने के लिए बिठा दिया, इसलिए मैं आलोचनात्मक हो ही नहीं सकती। आपसे बेहतर कोई ये नहीं। मोहब्बतों का संवाद है, इसलिए आज आप मोहब्बत ही दिखाई देगी आपको। तो इसलिए मैं उस तैयारी को और उस गहराई को जानती हूँ। बल्कि मैं तो उस पुरुष के रूप में आपको याद करना चाहती हूँ जो अपनी प्रेमिका के पतंग बन जाने पे उसकी डोर बन जाने की आकांक्षा पालता हो और उसकी कामना करता हो। तो और स्त्रियां ऐसे पुरुष को बहुत पसंद करती हैं। तो आपको उस पुरुष के रूप में देखती हूँ, तो जाहिर है कि जिसके भीतर संबंधों को लेके ऐसी कामनाएं बसती हों, वो बहुत जल्दबाजी नहीं करेगा किसी चीज़ में। तो एक अच्छे कवि से बात करने का सुख मुझे आज मिल रहा है। मैं आपको आविर्भाव के पास ले जाना चाहती हूँ जी। वो किताब मेरे दिल के वो बहुत करीब है। उसके बाद तो आँच ही शुरू हो जाती है उसके बाद, और आप उसके बाद तपा देते हैं पूरे हिंदी पाठकों को। लेकिन अभी आविर्भाव के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ। इनका कविता संग्रह आविर्भाव, इसमें इस संग्रह के आने से पहले अचानक से हिंदी साहित्य में एक नया ट्रेंड शुरू होता है। मैं नया ही कहूँगी क्योंकि मैंने इससे पहले किसी का नहीं पढ़ा था। पोएटिक रिव्यूज़ हम लोगों ने इसका नाम दिया था। हम लोगों ने जानकी पुल पर छपनी शुरू हुई थी, तो मैंने और प्रभात भाई ने मिलके कि इसको हम लोग कुछ ऐसा नाम देते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों ने इस विधा को पोएटिक रिव्यू का, काव्यात्मक समीक्षा, काव्यात्मक समीक्षा कैसे कि किसी किताब की रिव्यूज़ आप करते हैं तो वो गद्य में होती है। जब इन्होंने शुरू की तो वो पोएटिक
कविताएं, जैसे एक किताब पढ़ी उस पर 10 कविताएं, 10 से ज़्यादा, 6 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा, 21-22 भी। हाँ, इतनी सीरीज में वो किताबों में, जिस किताब में जितनी बात थी, जितना दम था, उतनी कविताएं वो लिखवा ले गई। उन किताबों के नाम बताती हूँ। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक, दीवार में एक खिड़की रहती थी, अभी विनोद कुमार शुक्ल बहुत चर्चा में है, तो कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, कलिकथा बाईपास, अलका जी, कसब, मैला आंचल, जूठन, स्पीति में बारिश, आईना साज, थलचर कुमार अंबुज। हालांकि लिखी इन्होंने बहुत सारी किताबों पर है, ये इनका ये एक सफ़र है जो चल रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग सब आपको, जो पुरानी पीढ़ी का नहीं पता, जो हमारी पीढ़ी है, आपको पोएटिक रिव्यू के प्रवर्तक के तौर पर देखती है, तो ये नया आइडिया था, एक नया ट्रेंड है, ये आपको कैसे सूझा और कैसे किया आपने, इस पर थोड़ा विस्तार से बताइएगा। मेरे मन के करीब है ये प्रश्न जो आपने पूछा, शुक्रिया गीताश्री। एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत देर से आया हुआ विद्यार्थी हूँ, और जो लेट कमर होता है वो पीछे बैठता है चुपचाप, और लेट से आने के कारण क्या होता है कि आपके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है बजाय इसके कि आप किताब को पढ़ें, बिकॉज किताब छोड़ करके और साहित्य में दूसरा कोई आपका शिक्षक नहीं है। तो उस प्रक्रिया में जब हम किताब को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, उसके जो अनकहे को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस में इसका अनजाने में इजाद हुआ। मैं नहीं कहूँगा कि वो इंटेंशनल इजाद था। अनामदास का पोथा मेरी दूसरी पारी की शुरुआत की पहली किताब थी, तो आप समझेंगे अनामदास का पोथा से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसके अंदर दर्शन और प्रेम और इनके दोनों के बीच की आवाजाही का पूरा, तो वहाँ से मेरी कविता ने पहली बार मतलब कहें तो अखवाई, और उसके बाद तो वो सिलसिला चलता रहा। और मुझे लगता है कि वो जो प्रोसेस है उसका परिचय मैंने मांडू नहीं देखा से मुझे हुआ, और प्रभात जी का मैं फिर से नाम लूँगा, और आपका विशेष से कि आप लोगों का संबल हमेशा रहा, और इस प्रोसेस से परिचय मेरा खुद करवाने में भी। और मैंने मांडू ने देखा लिखने के बाद हंस ने से बाद फिर वहाँ पे 2 खंडों में प्रकाशित चीज़ों को प्रकाशित किया गया, तो फिर मुझे भी थोड़ा समझ में आया कि ये कुछ नयापन है, और आज आप लोगों के सहयोग से लगभग 75 किताबों पर कविताई हो चुकी है, और कैद बाहर, और बहुत गीता जी थोड़ी विनम्र है, अपनी किताब के नाम नहीं ले रही हैं, तो सब पे तो वो बेसिकली किताब को जानने समझने की भूख है जो आपसे उस पे कविताई करो। आज इसको मैं इस तरह से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आप कविता लिखते कैसे हैं। जैसे इसका नाम है स्पंदन, हिंदी का अंतर्मन, तो आप अपने अंतर्मन को खंगालते कैसे हैं। वो जो स्पंदन होता है, स्पंदन कहाँ से आता है? आपके दृष्टा आप होते हैं, आप कैमरा की तरह तस्वीर बनाते हैं, उस तस्वीर को रचते हैं शब्दों में। तो ये प्रोसेस सिर्फ जीवन से नहीं होता। जीवन का सार जिसने किताब में लिख दिया है, उस सार को तो वहाँ तो रेडीमेड मलाई है कायदे से, तो उसको जब आप पढ़ते हैं और उसको आप यथार्थ मान के पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं, तब कविता का जन्म होना लाजमी है। तो फिर यही प्रक्रिया नहीं, आविर्भाव में जो कविताएं हैं उनको पढ़ते हुए अगर पाठक को नहीं बताया जाए कि ये कसब और उस पर मांडू नहीं देखा पर आधारित है, तो मेरा आश्चर्य इस बात में उस दौर में होता था और अभी भी होता है कि आपने एक स्वतंत्र कविताएं रची। अगर मैं किताब को हटा भी देती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पोएटिक रिव्यू है या ये स्वतंत्र कविताएं हैं, तो उसके अस्तित्व को कैसे आपने बचाया, ये मेरे लिए कौतूहल का ये है। आपने इसको और खोल दें, आपने कैसे बचाया कि वो किताब की होते हुए भी किताब की नहीं लगती है। तो ये कविता की विजय है? नहीं, ये बहुत आपके भीतर एक कवि का चैलेंज था कि मुझे गद्य के से इसकी अस्मिता बचाए रखनी है। एक्चुअली गीता जी, इसमें चैलेंज लेने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक है। और जैसे हम जब कविता या गद्य रच रहे होते हैं तो हम यथार्थ के ऊपर कल्पना, यथार्थ की ज़मीन पे कल्पना को बोते हैं, ये एक प्रोसेस है। तो जब किताब को भी हम पढ़ते हैं तो हम उसकी ज़मीन तलाशते हैं, फिर उस पर कल्पना का विचरण होता है। तो जैसे मैं आपकी ही किताब के नाम लूँगा, ये कैद बाहर पे जान करके नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप लेखिका हैं, आप इस बात को बेहतर समझेंगी। और अलका जी की किताब पे जाऊँगा उसके बाद, कि आपकी किताब से मुझे सिर्फ एक पुल याद था, और पुल से देखना कि अगर वो आत्महत्या
का वो सीन है जिसमें कीचड़ में धंसते हुए आत्महत्या कैसे की जाती है ना, वहां से जो मैंने लिखी कविता, मुझे लगता है कि सिर्फ वहां से उतना अंश आया, और बाकी जो बीज से जो पेड़ बनना है वो तो एक प्रोसेस है। तो जमीन लेकिन वही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जमीन तो वही किताब है, उसके बाद कवि का अपना कर्म है जो वहां तक ले आता है। ये बहुत बड़ी सफलता है कि आप एक बड़ी क्लासिक किताबों की छाया से अपनी कविताओं को आप मुक्त करा ले गए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है आपकी, और आश्चर्य भी होता है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि कैसे कर गए आप एक सिद्धहस्त की तरह। तो लेकिन एक बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जो आपने शुरुआत की, उसके बाद मैंने देखा कुछ कवियों ने कोशिश की, और कई किताबों पर इस तरह की कविताएं आईं, लेकिन इस विधा को उतनी तेजी या उतना सम्मान या उसमें ज़्यादा लोग और आते तो एक सचमुच बूम होता, लेकिन उस तरह से नहीं लोग आए। लोगों ने बस मान लिया कि एक लोक देवता आप ही हैं, अब बस आप ही इसको रखें। हालांकि बाद में कोशिश की लोगों ने, वो कविताएं आई, तो मुझे लगता है कि शायद वो उतनी मुक्ति नहीं कर पाए उन किताबों से। तो क्या आप अकेले ये झंडा उठा के चलेंगे या आप एक परंपरा भी देखते हैं आगे? नहीं, मैं तो इसको एक विधा की तरह ही देखता हूँ क्योंकि ये परंपरा कोई नई नहीं है। आप अगर पुराना तुलसी और कबीर की ही बात कर रहे थे हम लोग, तो अब मतलब वो तो काव्य ही है, पूरा संसार ही काव्य का है। गद्य को, कहानी को कहने का तरीका है काव्य का। हम सिर्फ उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं क्योंकि हिंदी बदल चुकी, और तो कोई बड़ा मसला नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, प्रयोग कर रहे हैं। अब जितना इस पर, जैसे आप आज बात कर रही हैं, तो 10 लोगों तक बात पहुंचेगी, और मुझे लगता है, मैं बहुत आशावान हूं कि ये विधा अपने पंख पाएगी और वो अपनी उड़ान भरेगी, जरूर भरेगी। जी, उम्मीद कायम रखनी चाहिए। साथियों, मैं अब इनकी एक ऐसी किताब की तरफ आती हूँ, बोरसी भराच। आज सुबह सुबह जो व्योमेश कह रहे थे ना, फेसबुक पे विवाद का वो गढ़ है, और वहाँ पे एक पोस्ट था कि क्या आत्मकथाएं सच सच लिखी जाती हैं। तो वहाँ पे सच झूठ कहने वाले, तर्क वितर्क करने वाले एक लेडी आई, और उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि सच लिखी जानी चाहिए, और सच लिखते हैं। अगर सचमुच आपको इसकी जांच करनी हो तो बोरसी भराच पढ़ लीजिए। और वो आप उनको नहीं जानते, वो आपको नहीं, एक अनजान पाठक अगर इस तरह से लिखे किसी किताब के बारे में, तो बात दूर तलक जाती है। और आज संयोग से मुझे बोरसी भराच पे बात भी करनी थी, और आज मैंने सुबह सुबह ये कमेंट पढ़ा, तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम ऐसे समय में जहां आत्मकथाएं अपने को महिमा मंडन करने के लिए लिखी जाती हैं, या अपने को क्लीन चिट देने के लिए लिखी जाती हैं, जैसा कि लोग मानते हैं, मैं लोगों के कहने पे नहीं, मैं लोगों की बातें कह रही हूँ, मैंने लिखी नहीं है, ना मैं लिखूंगी, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि खुद को क्लीन चिट देना कितना ज़रूरी होता है लिटरेचर में। क्यों देना, सफाई क्यों देना? जो जिंदगी जैसी है वैसी आप सामने रखिए, जो कोशिश आपने की है। बोरसी भराच में क्या, बस पहला एक लाइन का सवाल, उसके बाद इसकी डिटेलिंग में जाऊंगी कि आपने कितना सच और कितना झूठ मिलाया है इसमें। देखिए, आप लोग एक्सपर्ट हैं, और मुझे लगता है कि मेरा पर्पस क्या था, पहले ये हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। पर्पस है कि जब आदमी खुद को खाली करने के लिए लिखता है, जब वो आदमी का पर्पस ही यही है कि हम पूर्णतः उस चीज़ से विलग हो जाएं, क्योंकि एक टीस है और एक आपकी मनोचिकित्सा है। ये प्रोसेस लिखना जो है, ये मनोचिकित्सा है, ये आपका ट्रीटमेंट है, आप खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपना। तो इस प्रोसेस में कोई मतलब पानी मिलाने का गुंजाइश आप खुद थोड़ी करिएगा जब आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो खैर, मैंने उसमें फिर भी लिखा है कई जगह, क्योंकि कई बार जब आप लिखते हैं और स्मृतियों की खिड़कियां, 1000 खिड़कियां खुलती हैं, तो कुछ खिड़कियां धूमिल दिखती हैं, तो आप रेफर बैक करते हैं शांति मौसी के पास, आप रेफर करते हैं धर्मपाल मौसा के पास, आप रेफर करते हैं टिक्कर सिंह के पास, प्रकाश सिंह के पास। रेफरेंस में तो कल्पना रहेगी, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति में ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी कथा पे भी ईमानदारी होनी चाहिए, और प्रोसेस ईमानदार होना चाहिए। इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और बात की
जो किताब है ना वो सब कह देती है। मैं कितना भी झूठ यहाँ बोलूँ बैठ करके, जो मेरा पाठक है, क्योंकि इस किताब की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। यशवंत जी जो सामने बैठे हैं और आप साक्षी हैं कि इस किताब की वजह से मैं यहाँ हूँ, यतीश कुमार की वजह से नहीं हूँ। और हमारे प्रताप भाई मुस्कुरा रहे हैं देख करके, क्योंकि ये तीनों जो हैं वाहक हैं इस प्रोसेस में। यतीश जी, बोरसी भर आँच के कई एडिशन आ चुके हैं और ये लगभग हैरान कर देने वाली बात है कि हिंदी में इस समय पठनीयता, किताबों की बिक्री को लेके जहाँ बहुत रोना रोया जा रहा है, ऐसे समय में आप कोई प्रेमचंद या उस दौर के बड़े लेखक की आत्मकथा आती है या कोई दलित आत्मकथा आती है तो लोग टूट पड़ते हैं कि ऐसा क्या है। आप हमारी पीढ़ी के और हमारे बहुत बाद आए हुए लेखक हैं। अचानक आपकी ज़िंदगी का एक टुकड़ा बोरसी भर आँच सामने आता है और लोग हाथों हाथ लेते हैं उसको। तो आपको क्या इस अप्रत्याशित सफलता की, बिक्री की और सराहना की उम्मीद थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और मुझे क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है उसमें मेरी पांडुलिपि मैं 4-5 वैसे मित्रों तक पहुंचाता हूं जो बिल्कुल विशुद्ध आलोचक हैं और उनको अब आलोचना करने में थोड़ा सा भी झिझक नहीं है। तो उन लोगों को शायद भरोसा था, मुझे खुद तो भरोसा नहीं था। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको टोक के बोलूँगा कि ये सिर्फ बोरसी भर आँच के साथ नहीं है। इवन जब मुझे याद है कि अंतस की खुरचन जब आई थी तो मुझे मेरे प्रकाशक ने फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं किया था कि पब्लिश हो गई है। उनका पोस्ट था, मैं टैग भी नहीं था। और दादा अष्टभुजा शुक्ल चूँकि और विनोद कुमार जी का आशीर्वाद था उस किताब पे, तो उनका जन्मदिन था। तब मुझे किसी ने भेजा कि भाई ये तो पब्लिश हो गई है किताब। और उसके बाद एक ट्रेंड चला था, खुद मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा, जिसमें आप भी शामिल थी, आपको मैं मन से धन्यवाद विशेष दूंगा, क्योंकि कविताएं वीडियो फॉर्म में पढ़ने का एक ट्रेंड चला था। वो अंतस की खुरचन से ही चला था। और मेरे वेबसाइट पे आज कम से कम 100 लोगों का पाठ है जिनको मैं, उसमें से 90% लोगों से मैं मिला नहीं हूँ, अभी भी नहीं मिला हूँ। राजेश कुमार मिश्र को मैं मन से धन्यवाद दूंगा, IPS ऑफिसर हैं, लेकिन मेरी आधी किताब को उन्होंने पढ़ा है, जबकि 5 साल बाद में मिला हूँ उनसे। और 4 संस्करण उसके आए 1 साल में। अंतस की खुरचन कविता है और ये तो गद्य है, या गद्य में भी ये बोरसी भर आँच जो है वो संस्मरण तो दिल को छूने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसा सोचा नहीं, जाना, लेकिन हुआ और ये सच है। इसके प्रोसेस को कभी डिकोड करने की कोशिश नहीं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं लगता। लेकिन बहुत नए लोग मिले, बहुत अनजाने लोग मिले, कहीं कहीं से फ़ोन आया। मैं लेखनी किताब का अचीवमेंट मानूंगा इसको, लेखनी का अचीवमेंट मानूंगा। मेरा इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता हूँ इसका। मैं किताब के नाम पर पूछना चाहती थी कि जैसे एक तो बोरसी शब्द का इस्तेमाल जो आम प्रचलित शब्द नहीं है, एक खास एरिया का है, एक बोरसी। दूसरा आपने जो इसमें टैगलाइन दिया है वो अतीत का सैरबीन। जी। अतीत का सैरबीन, ये कैसे गढ़ा हुआ शब्द ये है सैरबीन, और बोरसी आप वहाँ से लेकर आए तो आपको लगता था कई बार नाम से फर्क पड़ता है और एक नया शब्द गढ़ने की कोशिश, ये आपके भीतर का आविष्कारक आपको ये सब जी और ये सारे जो शीर्षक है वो मतलब इंस्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इंस्टेंट हैं। जैसे आविर्भाव में एक लाइन है कि कटीली तार से सितार बनाना माँ ने सिखाया, वो भी इंस्टेंट लाइन है। तो मुझे लगता है जो प्योर चीज़ें होती हैं ना वो इंस्टेंट होती हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है। तो बोरसी में आग तो है नहीं, आँच है, आँच मीठी है, आपको कोई हानि नहीं दे रही है, हमेशा आपको मतलब उससे फ़ायदा ही हुआ है। तो स्मृति के लिए और स्मृति के बंडल के लिए और वहाँ झांकने के लिए बोरसी से ज़्यादा सुंदर शब्द मेरे पास नहीं थे। दूसरा है कि सैरबीन का मतलब मेरा ये है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है कि आप दरवाजे के होल से आप बाहर झांकते हैं, यहाँ अंतर्मन में झांकने का है। हिंदी का अंतर्मन से लेकर के अंतस के अंतर्मन की यात्रा है। तो मुझे लगा कि बोरसी यादों की पूरा जंगल और अंदर का जंगल सैरबीन, इन दोनों का कॉम्बो से बेहतर क्या होगा।
कायदे से। तो मुझे लगा कि ऐसा ही होना चाहिए और मैं ध्यान देता हूँ, मतलब अकस्मात के बाद भी उस पर काम किया जाता है किताब पर। आपने अभी बोरसी की आँच को मीठी आँच कहा, लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद आँच मीठी नहीं रह जाती है, क्योंकि बशीर बद्र का एक शेर इसे पढ़ते हुए मुझे याद आया कि आपने इसको लिखा भी है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो एक लेखक के कांटों भरा बिस्तर देखने का यह किताब दुनिया को अपना कांटों भरा बिस्तर दिखाने की कोशिश तो नहीं है चीकू? नहीं, मैंने ये पहले ही बताया आपको कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो सेल्फ ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। मैं इसमें बिल्कुल साफ़ हूँ और मुझे अपना उपचार करना था, अपने आप को ड्रेन करना था और बहुत रिस्क था। बाद में समझ में आया, मेरी माँ इसको 4 बार पढ़ी है और चारों हिंदीनामा में जो इंटरव्यू है हमारा, उसमें मेरी माँ का इंटरव्यू मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन्होंने इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाया है कि चौथे बार उनको प्राउड फीलिंग आई। 3 बार का प्रोसेस के लिए इंटरव्यू देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा आता हूँ कि ये पर्पस जो है लिखने का, अब 2017 में ये हंस में छप चुकी है, नया ज्ञानोदय में छप चुकी है, आहा जिंदगी में इसका एक चैप्टर छप चुका है 7 साल पहले। मैंने फिर समय लिया इसको गढ़ने में, बहुत समय लिया और मैंने इसके 11 चैप्टर्स को मतलब किरदार केंद्रित लिखा है और किरदार केंद्रित रहते हुए भी कहीं पे भी इसको डुप्लीकेट, मतलब कहीं पे दोहराव नहीं है ना। तो ये इसीलिए है क्योंकि मैं उस किरदार के साथ बात करना चाहता था, क्योंकि वो किरदार जब मैं ये एक 8 साल के बच्चे का बिहार के 80 के दशक को झांकने की कहानी है ना, और उस झांक में, उस ताक में समय की टेर है और उस समय की टेर के साथ जब आप जद्दोजहद करते हैं, जब उससे बातचीत करते हैं, तभी आप बोरसी भर आँच पैदा कर सकते हैं, आँच पैदा कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैं फिर कहूँगा कि ये सेल्फ ट्रीटमेंट प्रोसेस है और सेल्फ ट्रीटमेंट में खुद की ईमानदारी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बार बार समय के टेर और 80 के दशक में झांकने की कोशिश, ये बताएं कि स्मृतियाँ इतनी पवित्र चीज़ हैं कि अगर वो लेखक के पास ना हो तो वो उसका खजाना खाली होगा। आपको बार बार स्मृतियों में जाना पड़ता है, स्मृतियों की तरफ जाते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं और एक खास जगह पर ये किताब रुकती है। उस अंत पे भी आकर मैं बात करूँगी, लेकिन आप बार बार स्मृतियों के पास जाते हैं। तो क्या स्मृति इतनी ज़रूरी चीज़ होती है सोर्स के लिए, जो आपके लिए इस किताब में सबसे ज़रूरी चीज़ है स्मृति? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने किताब। इनफैक्ट इस किताब में लगभग 50 या 60 बार कहूँगा मैं, स्मृतियों पर ही बात है। हर चैप्टर पे शुरुआत ही स्मृतियों को लिखे है ना। आप अगर ध्यान देंगी तो, अगर इसको देवी प्रसाद जी ने एक वक्तव्य में कहा था कि इस किताब को आप अलग तरह से पढ़िए, इसलिए पढ़िए कि स्मृतियों की परिभाषा कितनी अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। मैं कहूँगा कि कवि या लेखक के लिए उसकी स्मृतियाँ उसकी पूंजी हैं, वही गढ़ रहा होता है वो दरअसल। बार बार वो अपने बचपन में ही जा रहा होता है। मुझे उदय प्रकाश के कथन को मैं यहाँ दोहराऊंगा तो आदमी बच्चा से बड़ा होना ही नहीं चाहता कभी, वो चाहता है कि हम वहीं रहें, क्योंकि शुद्धता पवित्रता वहीं पर टिकी हुई है। बड़े होने के बाद तो हम अपवित्र हो जाते हैं। तो हम किसको याद करेंगे? हम पवित्र को याद करेंगे या अपवित्र को याद करेंगे? ऐसा मैं प्रथम दृष्टया सोचता हूँ। दूसरा है कि मेरी नज़र में मैं चूँकि बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलोअर, मतलब छोटा फॉलोअर समझ लीजिए, बड़ा तो नहीं, तो फॉलोअर हूँ। तो मेरे अंदर एक अनुगुंज वाली कॉन्सेप्ट, उनका जो सिंगिंग बाउल है, वहाँ पे वो कहता है कि भाई बार बार आप रिपीट करो, गुंज के साथ अपने चीज़ों को रिपीट करते रहो, तो वो आपको शक्ति देगी। तो मेरी स्मृतियाँ वही गूंज है जो मुझे शक्ति देती है। मैं दुख को, पहले भी कहा कि मैंने दुख को कभी दुख की तरह नहीं देखा, अनुभव की तरह देखा। अनुभव आपकी शक्ति है, कभी दुख कमज़ोर करेगा, अनुभव कमज़ोर नहीं करेगा। ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं करता हूँ। और ये सब 200 पन्ने वो दुख के पन्ने नहीं हैं, वो अनुभव के पन्ने हैं जो उसने मुझे हमेशा संबल बनाया। आपकी कविता में भी वो अनुभव के पन्ने सुनाई देते हैं। आपने अपनी एक कविता में, चटकाती स्मृतियां कविता में, आप याद करते हैं माँ की सहनशीलता और पिता के गुस्से को, और आप लिखते हैं, आज दूर बहुत दूर गगनचुंबी इमारतों की बंद ठंडी हवा में महसूसता हूँ दोनों का कराहना। आज स्मृतियाँ नसों को बहुत
चटका रही हैं, तो ये दुख कैसे नहीं हुआ? नहीं, देखिए, दुख का अनुभव। बिल्कुल, बहुत आपने बहुत जी। दुखती नोच पे हाथ जी। रखा है कायदे और से। बोरसी भर आँच हाँ, में हाँ, हाँ। इसकी आँच ये जो बहुत मिलेगी देखिए, आपको। ये जो कंप्यूटर है ना, वो डेटा को प्रोसेस करके आपके सामने अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है, ठीक है। कवि का काम भी वही है, सीपीयू का काम है। तो दुख को अनुभव में बदलना, दुख तो दुख है, वो तो बुद्ध ने दुख को सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो दुख तो धरातल है, यथार्थ है, उस पे कल्पना बोना, उस पे अनुभव का जल चढ़ाना, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। मैं उसको मान लेता हूँ बुद्ध के दूसरे फिलॉसफी में अनुगमन करते हुए गुंज में कि भाई नहीं, ये अनुभव है, ये अनुभव है, ये अनुभव है, और मैं उससे सींच करके फल को निकाल लेता हूँ। यही प्रोसेस है। इसको आप कृत्रिम कहिए, नेचुरल कहिए, डुप्लीकेट कहिए, मेरा प्रोसेस यही है। दुख की जमीन का कोई नहीं कह सकता कि दुख नहीं है, ठीक है। लेकिन आप दुख को कन्वर्ट किस चीज में करते हैं, आप दुख से प्राप्ति क्या पाते हैं? आप दुख से उदासी प्राप्ति पा रहे हैं, या दुख से सींच रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि कल को आप अधिकारी के तौर पे आप जो कुछ कर पा रहे हैं उसका पूरा श्रेय आप इन्हीं दुखों को दे रहे हैं, इन्हीं स्मृतियों को दे रहे हैं, इन्हीं संबल को दे रहे हैं। तो मैं इसको इसी तरह देखता हूँ। आप देखते होंगे, लेकिन स्मृतियां जब आपके पास आती हैं तो आप लिखते हैं। हाँ, और जो जी, जी, बात जी, का हाँ, खंडन भी हाँ, हो सकता हाँ, है हाँ, ये, हाँ। कि वो गूंज मेरी स्मृति के कानों में सौ बज उठती है, और उन दिनों की ही तरह आज भी मैं अपने कान बंद कर लेता बंद हूँ। कर लेता हाँ, हाँ, हाँ। तो ये क्या है? नहीं, इसी का तो प्रोटेक्शन है, इसी टेर का जो दर्द को बचाने का एक प्रोटेक्शन है। तो मैं उसी दुख की बिल्कुल। तरफ आपको ले जाना चाह रही हूँ बार बार, हाँ, नहीं। कि दुख ही आपकी वो जमीन है जहाँ से स्मृति का के बिल्कुल। दृश्य उभरते हैं, और आप उस दुख को कविता में और बोरसी बराच में दोनों एक ही है गीता जी। जी, अगर बिल्कुल, अगर आपने हाँ, देखा होगा, आपने तो बिल्कुल। सबसे ज्यादा मेरी मतलब कविताएं पढ़ी हैं। बिल्कुल। अंतर सिंह खुरचन की कविता, स्त्री कविता लीजिए, ठीक है। जिन जिन स्त्रियों से जो ऊर्जा आप ड्रॉन कर रहे हैं, जो ऊर्जा मिल रही है आपको, वो सब यहाँ बोरसी बराच में वो सारी स्त्रियां हैं। सारी चीजें। हाँ। यतीश जी, चूंकि आज हम आपकी संपूर्ण रचनात्मकता पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उस प्रेम पत्र को नहीं भूलना चाहती। यारेख। जो यारेख में आपने एक प्रेम पत्र लिखा अपनी प्रेमिका, जो आज आपकी पत्नी है, लेकिन वो पत्र आपने उस प्रेम के दिनों में लिखा था। और उस संग्रह की जो 3-4 बेमिसाल चिट्ठियां हैं, उन चिट्ठियों में से एक है वो चिट्ठी, वो प्रेम पत्र। गिद्ध चाहे कितने भी आए बद्री जी की कविता से निकल के, कितने भी प्रेम पत्र ले जाएं, आपका वो प्रेम पत्र गिद्ध नहीं ले जा सकते। इसलिए उस प्रेम पत्र का जिक्र किए बिना मेरी बातचीत पूरी नहीं होगी। टोटल सरप्राइज। जी, तो इसमें यारेख में जो आपका प्रेम पत्र है, उसको पढ़ने के बाद जो आपकी एक छवि बनती है, अब वो आपने सायास बनाई या आपकी, देखिए लेखन तो एक योजनाबद्ध तरीका है कि आप अपने को पाठकों के बीच किस तरह से पेश करते हैं। मुझे दिल्ली से इसलिए डर लगता है। तो दिल्ली से डर नहीं, देखिए एक संशय है, वो मेरा नहीं। क्या मैं अकेली बात कर रही हूँ? मेरे साथ असंख्य लोगों के सवाल हो सकते हैं आपसे। ये मत सोचना कि एक गीता श्री आपसे सवाल कर रही है। ये गीता श्री के पीछे हो सकता है असंख्य सवाल हो। वो एक सवाल में आपके सामने आ रहा है कि हो सकता है कि आपने जानबूझकर एक अपनी स्त्रीवादी छवि करने के लिए, एक बेमिसाल प्रेमी साबित करने के लिए, या ऐसा पुरुष जिसकी कामना नव स्त्रीवाद, न्यू फेमिनिज्म 21वीं शताब्दी की स्त्रियां करती हैं। एक ऐसा पुरुष जो स्त्री के पतंग बन जाने पे खुद डोरी बन जाने की कामना करता हो। इस तरह के पुरुष की आकांक्षा, एक बदला हुआ पुरुष जो 19वीं शताब्दी में जो सिरहाने मनुस्मृति रख के सोता था, उस पुरुष से मुक्ति, जिसके हाथ में स्त्रियों की चाबी थी, वो दरिया में फेंक कर आके खड़ा हो, ऐसे पुरुष की छवि आपके उस प्रेम पत्र को पढ़ने के बाद बनती है। तो कुछ तो सायास अनायास ही हुआ होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं उस प्रेम पत्र के बारे में, जिसको दुनिया का कोई गिद्ध खा नहीं सकता। नहीं, क्या ही कहूँ, इतनी कृत्रिम चीज़ें तो नहीं पता मुझे कि क्या सायास का है ना। इसलिए प्रेम है, और प्रेम में कुछ मैं क्या ही कहूँ। देखिए, स्मिता मुझे तब मिली हैं
जब मैं कुछ भी नहीं था और मतलब मैं यूपीएससी भी नहीं किया था उस समय, ठीक है। और मेरी स्थिति इस किताब में बिल्कुल साफ है कि लखीसराय बिहार के क्यूल नदी का एक छोटा सा लड़का, ठीक है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और उसको अगर किसी स्त्री, किसी लड़की का ऐसा संबल मिलता है जो वो यूपीएससी कर लेता है, क्योंकि वो पार्ट 2 में वो सब चीज़ें आएंगी, इसलिए उस चीज़ को नहीं लिखा गया है। तो उस संबल के बाद, उस एनर्जी, उस स्रोत के बाद तो कुछ बचता नहीं, आप उसको कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद तो वो प्रेम फलता ही है, फूलता ही है। तो बाकी गाथा जो है वो यारेख में लिख दिया है, मैं यारेख में लिखे को यहाँ दोहराऊंगा नहीं। और यारेख में उस प्रेम पत्र में तो एक मतलब यात्रा भी है, टफ, वो रिलेशनशिप कभी कमज़ोर भी पड़ा होगा, फिर ठीक भी हो, उसमें सब कुछ दो पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि सब अच्छा चीज़ लिखा हुआ है ना। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि एक पति पत्नी के बीच के रिलेशन को भी सुदृढ़ होने के लिए बहुत यात्रा से गुजरना पड़ता है। आप प्रेमी रहे हो, आपकी प्रेमिका रही हो, उसी से आपकी शादी भी हुई हो, उसके बाद भी टर्मोइल्स बहुत सारे आते हैं अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन अंततः हम कहाँ खड़े हैं वो महत्वपूर्ण है। अब आयोजकों का इशारा हो चुका है, एक अंतिम सवाल है, एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आप यहीं तक रुकने वाले थोड़े ना हैं। आप सब यात्री हैं, अभी आगे जाएंगे आप। आपने इस किताब के अंत में जो लिखा है उसका जवाब चाहिए मुझे। आपने लिखा है कि कोई अंत नहीं होता, शुरुआत होती है। मैं खुद इस किताब को एक शुरुआत की नज़र से देख रहा हूँ, पद्य से गद्य की शुरुआत। आइए सैरबीन को बाइस्कोप में बदलने की यात्रा पर चलते हैं। मुझे उस बाइस्कोप के बारे में बता दें यतीश जी कि अगला बाइस्कोप क्या है। बाइस्कोप को आने में समय लगेगा, सब उसके पहले कहानियों की किताब आएगी, फिर आविर्भाव का तिरोभाव आएगा, और मुझे लगता है उसमें मैं समय लूँगा, जैसे मैंने इसके लिए भी समय लिया। वो बहुत कुछ है जो बताना बचा हुआ है, और उसके लिए मुझे लगता है 7-8 साल अभी समय लूँगा मैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, शुक्रिया यतीश जी, शुक्रिया राणा जी, शुक्रिया स्पंदन, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत प्यारे कवि से मेरी बातचीत सुनी, इतने धैर्य से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए, धन्यवाद।